वो एक बहुत खौफनाक रात थी। ये 10 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि गणेश की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें भी इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा कि सुरेश और रमेश आ रहे हैं। उसने जवाब दिया, हाँ, वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया था। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वो बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत इन्जॉय किया। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने मुझे बहुत ड्रिंक करवा लिया। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम 4 पार्टी में से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे थे। कोई रिक्शा वाला या टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तो हम थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी हमें नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैब बुक लेता हूँ और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी मुझे जगह नहीं मिली। मैंने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन कोई भी दुकान खुली नहीं मिली। तभी इतने में मुझे एक दुकान की बत्ती जलती हुई दिखी। वो दुकान 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह में थी। वो दुकान कुछ अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने 3 दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे और उन मुख पर सींग भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्लैक डेविल, मतलब उस दुकान का नाम ब्लैक डेविल था। और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी और वहाँ पर अंदर बैठने की भी जगह थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले एक महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? तो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी और अजीब आवाज़ में कहा, हाँ, अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा, कुछ लोग बेटा नींबू पानी या फिर कुछ और लोगे? उतने में मुझे ख्याल आया और मैं मेरे मन में बोला कि मुकेश, सुरेश और रमेश को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि 3 नींबू पानी दे दीजिएगा। मेरे इतना कहते हुए नींबू पानी बनाने चले गए। मैं चाँद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चाँद बहुत चमक रहा था। मैं चाँद को बस देख ही रहा था कि मेरी नज़र दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि चाँद की इतनी रोशनी में हम सबकी परछाइयाँ दिख रही थी, लेकिन उनकी परछाई ही नहीं दिख रही थी। मुझे ये देखकर कुछ याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों में नाना के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वो कहती कि जिसकी परछाई ना दिखे वो भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहे थे, उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा, उतने में ही वो मेरी तरफ यानी पीछे घूम गए। कौन था वो बूढ़ा इंसान? यही मैं सोच में पड़ गया। मैंने देखा कि उनका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वो अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी।
उनके वो नुकीले दांत, जिसमें कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्तों को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया। मैं मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वो अजीब सा प्राणी मेरे पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्तों को लेकर भाग सकूं, लेकिन वो शराब के नशे में थे, इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। फिर मैं वहाँ तेज़ी से भागा और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वो अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे लेके जा रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी और सहमी हुई आवाज़ में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वो लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे के लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा सोना पर और पैसा लूट लिया और फिर दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी ये दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार ढूंढकर उन्हें मार कर मेरा बदला लेता हूँ। मैं उससे कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ चलाओ। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था कि हे भगवान, आज मुझे बचा लो। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतना डरे हुए क्यों हो? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। और ये सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ भी था। यह घटना मुझे हर रोज़ सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का दृश्य, वो अजीब सा प्राणी, सब मुझे अभी भी कभी कभी सपने में डराता है। इस घटना के बाद मेरे वो 3 दोस्त यानी मुकेश, सुरेश और रमेश मुझे कभी नहीं मिले और वो लोग आज तक लापता हैं। हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नंदनपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाज़ार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदनपुर में एक साप्ताहिक बाज़ार लगता है, जिसमें आसपास के अनेक गांवों के लोग आकर सप्ताह भर का सामान खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से यही क्रम चला आ रहा था। भादों का महीना था। वर्षा ऋतु होने के कारण आसपास की नदी नाले, तालाब, पोखर आदि लबालब पानी से भर गए थे। नंदनपुर कस्बे से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव कैथी स्थित है। कैथी गांव के निवासी बुधई की पत्नी लाली बुधवार आते ही सुबह से ही उसके पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान ख़त्म हो गया है, जल्दी बाज़ार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद कर ले आओ। बुधई को भी ये मालूम रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदनपुर के बाज़ार में जाना है। लेकिन ये टोका टाकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुधई वैसे तो अपने हिसाब से बाज़ार जाते, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अरई लगाने के कारण वो लाली के अनुसार नंदनपुर बाज़ार जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। अन्यथा उनको अनावश्यक लाली से वाद विवाद करना पड़ता। इसलिए बेचारे बुधई क्या करें। हर बुधवार को नंदनपुर कस्बे में लगने वाली साप्ताहिक बाज़ार में जाकर अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे। उनका साथ देने के लिए कैथी गांव के निवासी और उनके पड़ोसी राम प्यारे भी उनके साथ ही नंदनपुर बाज़ार अक्सर जाया करते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक राम प्यारे भाई बाज़ार जाने के लिए दिखाई नहीं पड़े थे।
इसलिए बुधई समझ गए थे कि आज मौसम खराब होने के कारण शायद राम प्यारे भाई उनके साथ बाजार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाजार के लिए जाना पड़ेगा। सच पूछिए तो आज बुधई की भी इच्छा बाजार जाने की नहीं हो रही थी, लेकिन वो मजबूर था। वो अपनी साइकिल से नंदनपुर कस्बे में लगने वाले बाजार में सामान खरीदने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच में एकाएक तेज पछुआ हवा चलने लगी थी। पश्चिम दिशा से घनघोर काले काले बादल पानी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुधई ने सोचा था कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसेगा और वो भीग जाएंगे। बुधई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल के गरजने और बिजली के चमकने के साथ घनघोर बारिश होने लगी थी। बादलों ने ऐसा घेर रखा था कि जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुधई बेचारे चिंतित हो गए थे कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। इसलिए नंदनपुर बाजार में जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ये उनकी मजबूरी थी। अपना कपड़ा उतार कर घर के बरामदे में बैठकर उमड़ घुमड़ कर बरस रहे बादलों का तमाशा देखकर वे उनका मज़ा ले रहे थे। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए बुधई पानी बरसना बंद हो जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। इसलिए बुधई को राहत महसूस हुई। उनको उम्मीद होने लगी थी कि शायद उनको नंदनपुर बाजार जाने का अवसर मिल जाएगा। 1 घंटे के बाद बादल छंट गए थे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था, हालांकि बाहर निकलने के लायक हो गया था। इसलिए बुधई ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो शीघ्र ही अपनी साइकिल से नंदनपुर पहुंचकर अपनी आवश्यकता का सारा सामान खरीद ले जाएं। दोपहर के 3 बज गए थे, इसलिए बिना विलंब किए ही उन्होंने कपड़ा पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर नंदनपुर नगर की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्होंने मन में सोचा था कि अंधेरा होने के पहले ही वे अपने गांव लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते में सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पाकड़ के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। जब से होश संभाला था तब से बुधई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुधई को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन वो किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुधई नंदनपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी, अन्यथा सामान्य दिनों में उस बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। बुधई ने अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया था। वो अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बेचारे बुधई बहुत बुरे फंस गए थे। उनको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ गया था। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया था। रात का प्रथम पहर शुरू हो गया था। बरसात होने के कारण आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा और घना हो गया था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बुधई को 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वो जब तक गांव पहुंचेंगे रात और गहरी हो जाएगी। वो जैसे ही नंदनपुर बाजार से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाली रोड पर आए, उनकी साइकिल पंक्चर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही हों। वो समझ गए थे कि अब उन्हें शायद पैदल ही चलकर गांव तक जाना पड़ेगा। इस बरसात के मौसम में कोई पंक्चर बनाने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। ऐसे में वे बहुत परेशानी में फंस गए थे। मजबूरन उनको अपने गांव के लिए पैदल ही जाना पड़ गया था। वे जैसे ही अपने गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े थे, पीछे से आ रही एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका। वो बुधई से कहने लगी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो गई है? हाँ माई, आज देर हो गई है। तो साइकिल को भी आज ही पंक्चर होना था। लगता है अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग साथ साथ ही क्यों ना चलें। पास के शेखरपुर गांव में मुझे जाना है। बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा कि बहुत देर हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी।
कि इस घने अंधेरे में सुनसान रोड पर मैं अकेले अपने गांव तक कैसे जा पाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो बेटा। मैं अकेली हूँ, तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो धीरे धीरे हम भी चले चलेंगे। बुधई ने कहा कि क्यों नहीं माई, आइए आइए, एक से भले दो। आप तो मेरी माँ के समान हैं। हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चलेंगे। आपको कहाँ जाना है बेटा? हमने बताया तो था कि मैं शेखुपुर गांव में रहती हूँ, यहाँ 2 मील है। ठीक है माई, कोई बात नहीं, मुझको और आगे जाना है। मैं आपके गांव के रास्ते तक आपको पहुंचा दूंगा। अगर आपको भय लगेगा तो मैं आपको आपके घर तक भी छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की डगर पर छोड़ देना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? माई ने पूछा। तो वो कहता है, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कैथी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा गांव तो तुम्हारे गांव से पहले ही पड़ जाएगा। बुधाई उस बूढ़ी माई के साथ बातें करते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। बुधाई के मन में उस पागड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। बुढ़ई उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे थे कि माई, हमने सुना है कि आगे जो पागड़ का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटा, हमने भी सुना है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित हुई ही नहीं। मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाकर दूसरों को डराने में बहुत मज़ा आता है। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो। नहीं नहीं माई, ये तो मैंने सुना था, इसलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। तुमने ठीक कहा बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, और आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को जानकारी नहीं होती है। इसलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। बुधई और वो बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वो लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ आए थे। परिस्थितियाँ विपरीत थी, लेकिन वो बूढ़ी माई रास्ते पर बुधई को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वो पागड़ का घना वृक्ष भी नज़दीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुधई के दिमाग में चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी, लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयानक बना दिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बुधई के मस्तिष्क पर भय का प्रभाव डाल रहा था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वो मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ यही बूढ़ी माई रास्ते में उसको मिल गई थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यदि ये बूढ़ी माई न मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पाकड़ के वृक्ष को देखकर वो बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वो जैसे ही पाकड़ के वृक्ष के और करीब पहुंचा, बुधई को एक अनजाना भय सताने लगा था। पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुधई से कहा, लो, तुम्हारा पाकड़ का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वो अचानक गायब हो गई थी। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुधई अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था, लेकिन वो घबराहट में उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा था, लेकिन बुधई को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वो भय के कारण कांपने लगा था। वो औरत पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई थी। घबराहट के कारण बुधई का कलेजा बैठा जा रहा था। पुकारने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। बेचारे बुधई के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठा प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फांस लिया है। लगता है ये खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी थी। इसी के साथ ही एक चुड़ैल बुधई के सामने डरावनी ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ गई थी। उसका चेहरा बहुत ही विभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वहाँ हल्का सा प्रकाश फैल गया था। वो बुधई की तरफ आते हुए ये कहने लगी थी कि तुमने सही सुना था,
इस पाकड़ के पेड़ पर मैं ही रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया था, इसीलिए उस बाजार में मैं एक अकेले इंसान को ढूंढने गई थी। तुम मुझको मिल गए थे, इसलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। और इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। उस चुड़ैल का विवश चेहरा देखकर बुधई के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए घने काले बादल, रह रहकर बादलों का गरजना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए हुए था। भय के कारण बुधई का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कंपकपी छूट गई थी। किसी तरह वो बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते उस चुड़ैल से कहने लगा था कि माई, अभी तो तुम मुझे बेटा कह रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी? बुधई के इतना कहने पर वो तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी। वो बुधई से कहने लगी कि अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तू मेरे साथ कैसे आता? अगर तू मेरी सच्चाई को पहले ही जान जाता तो तू मेरे साथ कैसे आता? इतना कहने के बाद वो चुड़ैल बुधई की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बुधई के मुंह से एक गहरी चीख निकली थी, लेकिन दूर दूर तक वहाँ उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले पथिक भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बुधई चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। वो समझ गया था कि आज वो इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वो खूंखार चुड़ैल बुधई के समीप पहुंचकर उसके गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन पर चुभो दिया था। उस चुड़ैल ने जैसे ही बुधई के समीप आकर उसकी गर्दन को पकड़ा था, बुधई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। बुधई दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी वो घर वापस नहीं आया था। इसलिए बुधई की बीवी चिंतित हो गई थी। पता नहीं क्यों उसको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। घबराई हुई लाली अपने 15 साल के बेटे बहू मोनू को राम प्यारे के घर भेजकर उनको बुलवाया था। राम प्यारे के आ जाने पर घबराई हुई लाली उनसे अनुरोध करने लगी थी कि भैया, वो दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक घर लौटकर ही नहीं आई हैं। मेरा मन बहुत घबरा गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राम प्यारे जी ने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि बुधई भाई अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आए हैं। राम प्यारे ने बुधई के बाजार से कभी तक ना लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दी। सभी लोग बुधई के वापस ना आने को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रास्ते में पड़ने वाला वो पाकड़ का पेड़ बहुत खतरनाक है। वो लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे थे कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं बुधई भाई उस चुड़ैल के शिकार तो नहीं हो गए हैं। राम प्यारे ने बुधई को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था। राम प्यारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित हुई नौजवान बुधई भाई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टॉर्च और लाठी डंडा लेकर बुधई को खोजने निकल पड़े थे। वो लोग इस तैयारी से गए थे कि शायद उनका मुकाबला पाकड़ के पेड़ पर रहने वाले चुड़ैल से हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट होने पर भय का प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से नंदनपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए थे। गांव से निकलते ही वो लोग सड़क के दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी जला जलाकर देख रहे थे कि बुधई कहीं सड़क के किनारे किसी विपत्ति में फंसकर गिर पड़े हुए न हों। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वो लोग उस भयानक पाकड़ के पेड़ के नज़दीक पहुंच गए थे। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के नीचे दिखानी शुरू कर दी थी। वो लोग काफ़ी पीछे थे, इसलिए टॉर्च की रोशनी में स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इतना दिखाई पड़ रहा था कि कोई आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ हो। ये देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भय का आभास होने के कारण उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया था कि वो पाकड़ के पेड़ पर रहने वाले चुड़ैल है। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। सभी नवयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी थी और उससे लड़ने का मन बना लिया था। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया था और अपनी लाठी और डंडे के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे।
नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया बुधई के ऊपर बैठी हुई थी वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बुधई बेचारी ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कन का आभास हो रहा था। उन लोगों ने बिना समय गंवाए बुधई को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ भागे। नंदनपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में बुधई को भर्ती कराया गया था। बुधई की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही बुधई को देखा वो चौंक गए थे। वो कहने लगे थे कि ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से सारा खून ही निकल गया है, इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नवयुवक खून देने के लिए तैयार हो गए थे। जिसका खून मैच किया था उसका खून बुधई को चढ़ा दिया जाने वाला था। बुधई के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशान को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब लोगों ने उनको बताया कि ये पाकड़ पर रहने वाले चुड़ैल की करतूत है। बुधई भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय रहते वहाँ पहुँच गए थे। अगर थोड़ा और विलम्ब हो गया होता तो बुधई भाई के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भूत प्रेत चुड़ैल की बात को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इनके गर्दन पर दांत के 2 निशान ये बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत गड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया था। बुधई के शरीर में खून चढ़ाया जाने वाला था। रात के 12 बज गए थे। बुधई के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद तथा डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के बाद बुधई को होश आ गया था। तब उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया था। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी ट्रक ड्राइवर की कहानी होगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। यह सुनसान राजमार्गों पर किसी भी अन्य रात की तरह ही था, जो कहीं नहीं के बीच से होकर गुजरती थी। मेरा नाम जैक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 1 दशक से भी ज़्यादा समय से सुनसान सड़कों पर माल ढो रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंजन की आवाज़ और डामर का अंतहीन विस्तार आपको साथ देता है। उस रात मैंने खुद को सड़क के एक खास तौर पर खौफनाक हिस्से पर पाया, जो एक अभेद्य कोहरे से घिरा हुआ था। ऐसा कोहरा जो आपके चारों ओर एकदम घुटने वाला कफन की तरह लिपटा हुआ हो, दुनिया को छुपाए हुए हो। मेरे साथ सिर्फ धुंध को चीरती हुई मेरी हेडलाइट्स की मंद रोशनी और मेरी गाड़ी की छत पर बारिश की बूंदों की लयबद्ध धड़कन ही थी। मैंने सीबी रेडियो पर इस हिस्से के बारे में अफवाहें सुनी थी। एक ऐसी जगह जहां ट्रक वाले परित्यक्त कारों के बारे में फुसफुसाते थे, ड्राइवरों के बिना किसी निशान के लापता हो जाने की कहानियाँ। ये सबसे अनुभवी ड्राइवरों की रीढ़ की हड्डी में सीरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मैं हमेशा ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता था। वो उस रात तक था। जैसे जैसे मैं घुमावदार सड़क से गुजर रहा था, कोहरा घना होता गया, लगभग स्पर्शनीय। दृश्यता कुछ फीट आगे तक गिर गई और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट दमनकारी सन्नाटे में समा गई। मेरी हेडलाइट्स की चमक धुंध से अपरिवर्तित हो रही थी, जो रात में प्रेत की तरह नाचती हुई डरावनी छायाएं बना रही थी। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक छाया, एक आदमी, या ऐसा लग रहा था, कोहरे में गतिहीन खड़ा था। मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मेरे अंदर का इंसान मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था। मैंने गैस कम की और ट्रक उसके बगल में रुक गया। वो अजीब तरह से पीला था और कोहरे उसके शरीर से भूतिया लबादे की तरह चिपका हुआ था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सिहरन पैदा की वो थी उसकी आंखें, बड़ी, गोल और काली। उसका मुंह, एक खुला हुआ मुंह, इस तरह से फैला हुआ था कि शरीर रचना के नियमों को चुनौती दे रहा था। मैं हिचकिचाया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ बहुत गलत था। मनुष्य प्राणी हिल नहीं रहा था, मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो बस वहीं खड़ा था, कोहरे में घूर रहा था। मेरे गले में गांठ के साथ
मैंने जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन को तेज़ किया, मैंने उसकी तरफ देखा। तभी मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर मुड़ी हुई विचित्र मुस्कान मेरे अंदर घबराहट भर गई और मैंने गैस पैडल पर अपना पैर पटक दिया, जिससे कोहरे में लिपटा हुआ वो व्यक्ति पीछे रह गया। जैसे ही मैं गाड़ी चलाकर दूर गया, मैंने रेडियो माइक पकड़ा और अपने साथ ट्रक ड्राइवरों के साथ अपनी बेचैन करने वाली मुठभेड़ को साझा किया। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए एक बार गूंजने वाली हवा की लहरें शांत हो गई। कोई स्थिरता नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक बेचैन करने वाला शून्य जो बाहर के कोहरे को दर्शाता है। सड़क अंतहीन लग रही थी और मैंने एक्सीलरेटर को और ज़ोर से दबाया। इंजन विरोध में गर्जना कर रहा था। मुझे उस प्राणी से दूरी की ज़रूरत थी, शहर की रोशनी की सुरक्षा की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे मील धुंधले होते गए, कोहरा बना रहा, वो भी अड़िग। मैंने 100 मील से ज़्यादा की दूरी तय की और मुझे यकीन था कि वो जीप बहुत दूर है और मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूँगा। दूरी पर एक सुनसान पार्किंग स्थल दिखाई दिया और मैंने तय किया कि अब गाड़ी रोकने का समय आ गया है। थकान और डर ने मुझे जकड़ लिया और मुझे खुद को संभालने के लिए एक पल की सख्त ज़रूरत थी। मैंने इंजन बंद कर दिया, पर्दे बंद कर दिए और इस मुठभेड़ को महज कल्पना समझने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि रात अभी शुरू ही हुई थी और कोहरे में छिपी भयावहता अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सिर्फ थकान है जो मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे बंद कर दिए और अपने बिस्तर में लेट गया, उम्मीद करते हुए कि अस्वाभाविक रूप से बड़ी आँखों और टेढ़ी मुस्कान वाली एक पीली आकृति की भयावह छवि रात के साथ फीकी पड़ जाएगी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। घंटों करवटें बदलने के बाद आसान विनाश की भावना से मुझे झकझोर कर जगा दिया। पर्दे खोलने की कोशिश करते हुए मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। पार्किंग स्थल टिमटिमाते हुए ओवरहेड लैंप की एक भयानक चमक में नहाया हुआ था, जिससे लंबी परछाइयाँ बन रही थी जो कोहरे में नाचती हुई सी प्रतीत हो रही थी। तभी मैंने उन्हें फिर से देखा। उनमें से 3 जीव, वे पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी काली आंखें ट्रक पर टिकी हुई थी। जब मैंने केबिन की लाइटें चालू करने की कोशिश की तो मुझे घबराहट होने लगी, जिससे उनके भयानक चेहरे पूरी तरह से दिखाई देने लगे। उनके मुंह खुले हुए थे जो ट्रक के धातु की दीवारों से गूंज रहे थे। केबिन की हवा में एक दूसरी दुनिया की मौजूदगी, एक दुष्टता थी जो मेरे अस्तित्व के हर छिद्र में समा गई। मैंने इग्निशन की ओर हाथ बढ़ाया, प्रार्थना करते हुए कि ट्रक दहाड़ कर चालू हो जाए और मुझे इस दुस्वप्न से दूर ले जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंजन चुप रहा, मानो अतिक्रमण करने वाले आतंक के विरोध में हो। जीव मेरी कमजोरी को भांपते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी हरकतें बहुत ही सहज थी, मानो वे डामर पर सरक रहे हों। उनकी गड़गड़ाहट तेज हो गई जो सुनसान पार्किंग स्थल में गूंज रही थी। मैं अपनी पीठ पर ठंडे पसीने को महसूस कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत ही हताश और निराश था। जब मैं बार बार चाबी घुमाता था तो मेरे हाथ कांपते थे ताकि इंजन चालू हो जाए। घुर्राहटें एक कर्कश ध्वनि में बदल गई और जीव मेरे करीब आ गए। उनकी आकृतियाँ भूख के एक विचित्र प्रदर्शन में विकृत हो गई। जैसे ही जीप ट्रक तक पहुंचने वाले थे, इंजन के चालू होने से मुझे राहत की लहर महसूस हुई। मैंने गियर को ड्राइव में डाला, ट्रक आगे की ओर झटका और जीप रिवियर मिरर में छिपकर रह गए। वे पीछे हो चुके थे। जैसे ही ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि जीव भौतिक दुनिया के नियमों से बंधे नहीं थे। उनकी भयानक घुर्राहटें दूर तक गूंजती रही, यहाँ तक कि शहर की रोशनी आखिरकार क्षितिज पर उभर आई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की और मेरे डर से मैंने देखा कि जीव ट्रक के पीछे अप्राकृतिक गति से भाग रहे थे, किसी भी इंसान की गति से कहीं ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयाँ खुद मेरा पीछा कर रही थी। जैसे ही मैं शहर की रोशनी की स्वागतपूर्ण चमक में गाड़ी चला रहा था, वे जीव अचानक रुक गए। उनके मुड़े हुए रूप वहीं पर रुक गए। रेडियो ट्रक ड्राइवरों के बीच धीमी बातचीत से गूंज उठा।
हर कोई सड़क के इस हिस्से पर अलौकिक के साथ अपने अपने मुठभेड़ों को साझा कर रहा था। कहानियाँ अलग अलग थी, लेकिन एक आग थमा देकर उभर आया। वे जीव अपनी भयावह आंखों और टेढ़ी मुस्कान के साथ एक दुष्ट शक्ति थे, जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों की ओर खींचे चले जाते थे। कोई भी उनके उद्यम या उनके उद्देश्य को नहीं जानता था, लेकिन वे अपने पीछे भय का एक निशान छोड़ गए। जैसे जैसे मैं अपनी यात्रा जारी रखता गया, बेचैनी बनी रही। सड़क अंतहीन लग रही थी और कोहरा राजमार्ग के किनारों पर एक भूत की तरह चिपका हुआ था। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वे जीव देख रहे थे, फिर से हमला करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। रेडियो पर बातचीत तेज हो गई। ट्रक ड्राइवर जीवों से बेचने के तरीके के बारे में सलाह का आदान प्रदान कर रहे थे। उन लोगों की कहानियाँ साझा कर रहे थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। भय स्पष्ट था, एक साझा अनुभव जिसने हमें अज्ञात के सामने एक साथ बांध दिया। हर मील के साथ शहर की रोशनी एक दूर की याद बन गई। आगे की सड़क एक अभेद्य कोहरे में समा गई और रेडियो एक बार फिर चुप हो गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। जैसे ही मैं उस परिचित मार्ग के पास पहुंचा, जहां मैंने पहली बार जीवों का सामना किया था, मेरे ऊपर भय की भावना छा गई। कोहरा घना हो गया और अदृश्य आंखों के भार से वातावरण भारी हो गया। तब मुझे एक भयावह एहसास हुआ। ये सड़क एक लूप थी, एक अंतहीन सर्किट जो यात्रियों को अलौकिक के केंद्र में वापस लाता था। शहर की रोशनी, रेडियो पर सौहार्द, सभी भ्रम धोखा देने के लिए थे। जीव दूरी से बंधे नहीं थे, वे समय से बंधे थे। हमेशा उन लोगों को परेशान करते थे जो इस शापित मार्ग को पार करने की हिम्मत करते थे। कोहरे में एक कर्कश दहाड़ गूंजी और मुड़ी हुई आकृतियां एक बार फिर उभरी। उनकी काली आंखें मेरी आत्मा में घुस गई। उनके खुले मुंह से एक अलौकिक विलाप निकल रहा था। मैंने गैस पैडल पर अपना पैर पटक दिया, इंजन विरोध में दहाड़ते हुए, लेकिन ट्रक दुस्वप्न के घेरे में बंधा हुआ सा लग रहा था। जैसे जैसे जीव करीब आते गए, कोहरे ने सब कुछ निगल लिया और सड़क एक अंतहीन शून्य बन गई। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो थी वे आंखें, एक खाई जो सारी रोशनी को निगलती हुई सी लग रही थी। रेडियो एक आखिरी बार जीवंत हो उठा। भयभीत आवाज़ों का एक कोरस चेतावनी चिल्ला रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जीव करीब आ गए और दुनिया अंधेरे में डूब गई। और इस तरह प्रेतवादित राजमार्ग ने एक और शिकार को अपना शिकार बना लिया, जो अनंत रात और कोहरे में छिपे दुष्ट जीवों के हाथों खो गया। लूप जारी रहा, भय का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र जो बेखबर लोगों को एक अंतहीन दुस्वप्न में फंसाता रहा। सड़क आगे बढ़ती गई, कोहरे में लिपटी हुई, एक प्रेतवादित रास्ता जिस पर कुछ ही लोग चलने की हिम्मत करते थे और उससे भी कम लोग बच पाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब दुनिया में उसका सिवाय उसकी माताजी के उस अलावा और कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। वो काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम तो कर लो, लेकिन वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वो पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता था और देर रात को लौट कर आता था। उसकी माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसका और खुद का पेट पालती थी। चेतन को बचपन से ही भूतों और प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो रोज़ रोज़ अपने दोस्तों से नई नई हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारियाँ लेता रहता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना, छोटा सा, उसे काफ़ी डरावना माना जाता है। कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था।
और तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़का जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज जाते हैं कुएं से पानी भरने, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वो जीवित नहीं जाते, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस कुएं के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं लेकिन रात में मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो उस जगह का भी टेस्ट कर लेते हैं आज। चेतन की ये बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से और बड़ी हो गई। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर विवाकर ने भी उसके साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात मान ले और इस जगह पर जाने की गलती मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक हो यार। आज तक जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऐसा क्या है? ये तो बस लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई है। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो तू वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन चेतन मन ही मन उस जगह जाने का अपना पूरा मन बना चुका था। उसने काफ़ी देर अपने दोस्तों से बातचीत की और करीब रात के 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर माँ उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गई तुम? चेतन ने माँ के सवाल के जवाब में कहा, हाँ माँ आ गया, लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्से में ना बोलूँ तो और क्या करूँ, तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का यही है, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, काम धाम तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की ये बातें सुनकर चेतन कहता है, अरे माँ आपकी कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, ये तो तुम रोज़ ही कहते हो, लेकिन करते किसी की भी नहीं। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। माँ की बात सुनकर चेतन फ़ौरन हाथ धोता है और खाना खाने बैठ जाता है। चेतन खाना खाते हुए भी उसी हॉन्टेड जगह के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और सोने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन उससे सोना कहाँ था? उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद वो उस हॉन्टेड जगह का पता लगाने वाला था। फिर 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो ठीक झिंगोरों की आवाज़ें थी। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था। चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वो आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी कई ऐसी डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये तो सच में बड़ी डरावनी जगह है। कहीं राहुल सच तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसी और जगहों पर गया था वो जगह भी तो इतनी ही डरावनी थी। अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार ये दोस्त लोग भी ना जाने कैसी कैसी बकवास जगहों के बारे में बताते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, अब तो वापस ही चलना पड़ेगा। जरा सुनिए। इस आवाज़ को सुनकर चेतन घबराकर पीछे पलटा और उसने देखा कि पीछे एक 21-22 साल की एक लड़की, जिसके हाथ में एक पानी से भरी बाल्टी थी, चेतन के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को ऐसे अचानक उस लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है तो वो देखता है कि वो लड़की लंगड़ा रही थी
और उस लड़की के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दर्द में है। इसलिए चेतन ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ से वो बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? चेतन के सवाल को सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या है और मैं यही पास में ही अपनी झोपड़ी में रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर पानी भरने आई थी। मैं पानी भर कर जा ही रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और मेरे पाँव में मोच आ गई और तभी मैंने आपको देखा तो आपसे सहायता मांगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दिव्या की बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सब तो दिन में कुएं से पानी भरने आते हैं और तुम इतनी रात को क्यों कुएं से पानी भरने आई थी? चेतन की बात सुनकर वो लड़की कहती है, अरे दिन में किसी कारण से मैं नहीं आ पाई तो सोचा रात में ही भर लेती हूँ और तभी ये सब हो गया। अब आप ये सब छोड़िए ना, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? वो लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को यूं खींचता देख चेतन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? चेतन की बात सुनकर वो लड़की चेतन से कहती है, वो सामने जो आप एक बल्ब देख रहे हैं ना, वो मेरे ही घर का बल्ब जल रहा है, तो आप बस वहाँ तक मेरी ये बाल्टी पहुँचा दीजिए। चेतन ने देखा तो सच में ही एक बल्ब जल रहा था। चेतन को ये देख हैरानी हुई, क्योंकि जब चेतन आया था तो यहाँ पर ऐसा कोई भी बल्ब नहीं था। लेकिन चेतन ने अगले ही पल इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और दिव्या के साथ साथ उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिया। चलते चलते चेतन ने दिव्या से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कभी कभी मेरे चाचा चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि चेतन कुछ और पूछता, उसने देखा कि दिव्या की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और ज्यों ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ जोर से बंद हो गया। चेतन ये देखकर घबराते हुए कहता है, और वो भी अपने आप। जिसके बाद चेतन के कानों में एक जोरदार हंसी की आवाज़ गूंज जाती है। हंसी की आवाज़ सुनकर वो सामने की ओर देखता है और सामने उसे जो दिखता है उसे देखकर तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। वहाँ पर कुछ देर से दिव्या खड़ी थी। अब उसके स्थान पर एक बेहद खौफनाक और विवश चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थी, लंबे दांत थे और उसके मुंह से टपकता खून। इतने खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखकर चेतन के डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। वो हकलाते हुए उस औरत को पूछता है, तुम कौन हो और दिव्या कहाँ गई? चेतन की बात सुनकर वो औरत अपनी डरावनी आवाज़ में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ये कहकर वो औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख चेतन डर जाता है। वो औरत चेतन का हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो उसे झोपड़ी के एक कोने में ले जाती है और उसके हाथ में फावड़ा देते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी इस जगह को खोद। लेकिन चेतन की तो डर के मारे हालत ख़राब थी। वो हाथ में फावड़ा पकड़े कांप रहा था। अपने आदेश का पालन ना होते देख वो औरत गुस्से से भर जाती है, जिसके बाद वो चेतन का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। चेतन का दम घुटने लगता है, वो छटपटाने लगता है। चेतन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था। उस वक्त चेतन को अपने दोस्त राहुल की वो बात याद आती है, भाई उस जगह पर आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। चेतन भी शायद अब ये समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है कि तभी एकाएक वो औरत एक जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर आर गिरता है, लेकिन वो जल्दी से उठता है और देखता है कि सामने एक और खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या जो ये भी आ गई। लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती हैं। वो खौफनाक चेहरे वाली लड़की उस दूसरी लड़की से कहती है, मनीषा, तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वो मौका ही नहीं दूंगी।
उसकी बात सुनकर मनीषा हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा कि किससे मौके की ज़रूरत पड़ती है और किसे नहीं। ये बात सुनकर वो खौफनाक औरत अपने मुंह से एक ज़ोरदार फूंक मनीषा की तरफ मारती है, जिससे मनीषा को कुछ नहीं होता। वो 1 इंच भी नहीं हिलती। ये देखकर वो खौफनाक औरत और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। वो इस बार अपनी आंखों से मनीषा पर प्रहार करती है, लेकिन इस बार भी उसकी प्रहार का मनीषा पर कोई असर नहीं होता। इस तरह उस खौफनाक लड़की के सारे प्रहार और सफल हो जाते हैं। जिसके बाद मनीषा उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए कहती है, बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अब मेरी बारी। ये कहकर मनीषा अपने मन ही मन में कुछ पढ़ने लगती है। चेतन उन दोनों को बुत बनकर देखता रहता है और तभी एकदम से मनीषा उस खौफनाक लड़की की तरफ देखकर 2 बार जोर से फूंक मारती है, जिसके प्रभाव से वो खौफनाक लड़की दूर जाकर जलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वो धुआं बनकर गायब हो जाती है। ये देखकर मनीषा एक चैन की सांस लेती है और चेतन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, ये झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकती है। जिसके बाद चेतन बिना उस लड़की से कोई सवाल किए उसके पीछे चलने लगता है। मनीषा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो इस बार वो दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जिसके बाद मनीषा और चेतन बाहर आते हैं। चेतन मनीषा को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। चेतन की बात सुनकर मनीषा कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। चेतन मनीषा से और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वो हवा में उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद मनीषा की आवाज़ चेतन के कानों में फिर से सुनाई देती है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चेतन अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर के सामने खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहाँ पर मनीषा नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। विवेक की वन विभाग में रेंजर के पद पर नई नई पोस्टिंग हुई थी। गांव में उन्हें जो सरकारी आवास मिला वो काफ़ी पुराना था। खैर, विवेक को तो कोई फ़र्क पड़ने से रहा, लेकिन बाथरूम की कंडीशन देख उसकी शहरी पत्नी रिया ने तो नाक भी सिकोड़ लिए। अपने जर्जर घर को देखकर वो थोड़ा दुखी और विवेक पर नाराज़ हो रही थी। नाराज़गी वाजिब थी, क्योंकि एक तो गांव और उस पर ऐसा घर। रिया ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। विवेक ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में बाथरूम के साथ मकान की भी मरम्मत कर वो ठीक करवा देंगे। पति की बात मानकर किसी तरह रिया ने भी अपने मन को समझा लिया। चौकीदार ने विवेक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साहब, वो पास वाले भूतिया रेस्ट हाउस के बारे में मैडम को बता दीजिए। अरे चुप कर, वैसे ही उनका दिमाग गर्म है। भूत भूत की बातें सुन आज ही शहर जाने की जिद पकड़ लेगी। विवेक चौकीदार को एक कोने में ले जाकर डांटते हुए बोला। चौकीदार ने नए मकान में सामान रखवाया और बाहर आ गया। उसने बाजू के उस रेस्ट हाउस को डरते हुए देखा और सोचने लगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वो चुड़ैल तो इस रेस्ट हाउस के पास से गुजरने वाली कई औरतों को अपना शिकार बना चुकी है। ये लोग इसी भूतिया रेस्ट हाउस के बगल में रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी रक्षा करना। रेस्ट हाउस का डर गांव वालों के मन में इस कदर हावी था कि किसी ने भी वहां का मकान नहीं बनाया। जिनके मकान थे वो लोग घर छोड़कर कुछ दूर बस गए। कुछ लोगों ने उस और खुलने वाले खिड़की दरवाज़ों के साथ रास्ते भी बदल दिए। लोगों ने रेस्ट हाउस की तरफ मिट्टी की दीवारें, कंटीली झाड़ियों की बागड़ लगा रखी थी, ताकि भूल कर भी कोई उस ओर ना जा सके। यदि किसी को उस ओर जाना पड़ जाए तो आधे गांव का चक्कर लगाकर ही जा सकते थे। विवेक को उस मकान में रहने को मना करने की दूसरी वजह वो जंगल था जो रेस्ट हाउस और उन्हीं सरकारी आवास से शुरू होता था। 4-5 दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात विवेक की नींद खुली। रिया बिस्तर पर नहीं थी,
तभी बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। वो दौड़ते हुए बैठक रूम में आया। दरवाजे खुले हुए थे। घड़ी में 4 बज रहे थे और अभी अंधेरा ही था। उसने बरामदे से लेकर पूरे घर में आवाज़ देते हुए पुकारा, लेकिन रिया घर में नहीं थी। टॉर्च लेकर वो घर से बाहर आया और सोचने लगा, पता नहीं इस समय कहाँ चली गई। सुबह होने में अभी 1.5-2 घंटे बाकी हैं। यहाँ तो वो किसी को पहचानती भी नहीं। कहीं नाराज़ होकर शहर तो नहीं चली गई। लेकिन इस समय तो कोई भी बस शहर नहीं जाती। अकेले जाने की बेवकूफ़ी तो वो कर नहीं सकती। विवेक की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने चौकीदार को बुलाना ही उचित समझा। विवेक ने चौकीदार को मोबाइल लगाया और जल्द आने को कहा। अचानक विवेक की नज़र उस रेस्ट हाउस पर गई जिसकी बाउंड्री उनके घर की दीवार से महज 15 फीट दूर थी। वहाँ एक लोहे का छोटा गेट आधा खुला हुआ था, जबकि सामने का बड़ा गेट बंद था। विवेक सोचने लगा कि एक बार रेस्ट हाउस में भी जाकर देख लिया जाए। वो कई बार रातों में अकेले जाकर जंगल घूम चुका था, इसलिए ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तेज कदमों से उस गेट की तरफ चल दिया। तभी पीछे से चौकीदार ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और घबराते हुए बोला, साहब कहाँ जा रहे हो? ज़रा सामने तो देखो, वहाँ चुड़ैल हो सकती है। मैंने आपको बताया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और उस पर एक साथ कई कुत्तों के रोने की आवाज़ ने माहौल को और भयानक बना दिया था। वो रुक गया। दोनों ने गेट से थोड़ा दूर होकर देखा तो रेस्ट हाउस के एक कमरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और एक जलती हुई परछाई। वो दृश्य देखकर अब विवेक को भी थोड़ा घबराहट हुई। उसने चौकीदार से पूछा, क्या वाकई वहाँ भूत रहते हैं? मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। रेस्ट हाउस का रहस्य बताने के लिए चौकीदार को सही समय यही लगा। उसने बताया कि आज से 12 साल पहले तक इस रेस्ट हाउस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब कभी शहर से छोटे बड़े अधिकारी दौरे पर आते तो गांव के बाहर यही उनका ठिकाना होता था। उस दिन नागपंचमी की रात थी। एक नेता के साथ कुछ अधिकारी यहाँ रुके हुए थे। उनके मनोरंजन के लिए आदिवासी और ग्रामीणों ने लोक नृत्य पेश किया। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एक बड़े अधिकारी जो नेताजी के करीबी थे, वो एक लड़की को बहला फुसलाकर कमरे में ले गए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर कमरे से बाहर आ गई और रोते हुए नेताजी से उस अधिकारी की शिकायत करने लगी। लेकिन नेताजी तो उस अधिकारी का पक्ष लिए बैठे थे। कुछ महिलाओं ने उस अय्याशी अधिकारी की ये सब करतूत देख ली थी। वे चाहती तो उस लड़की की मदद कर सकती थी, लेकिन वे डर की वजह से चुप रही। फिर उस लड़की ने क्या किया? विवेक ने पूछा। चौकीदार ने एक गहरी सांस लेते हुए बताया, वो क्या करती? उस लड़की की गांव भर में बदनामी हो गई थी। दूसरे दिन उसने रेस्ट हाउस के पीछे जाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर रेस्ट हाउस में भटक रही है। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, विवेक ने एक गहरी सांस लेकर कहा। आगे चौकीदार थोड़ा गुस्से में बोला, फिर 1 महीने के अंदर उस नेता और अधिकारी की जीप पलटने से मौत हो गई। गांव वालों का मानना है कि उसी लड़की की आत्मा ने नेता और अधिकारी को मारा है। और विवेक ने चौकीदार की बात बीच में ही काट दी। अब आगे की घटना बाद में सुनाऊंगा, पहले वहां जाकर देखते हैं। उस भूतिया रेस्ट हाउस का वो कमरा जो छोटे गेट के पास था। विवेक को वहां कांच की एक खिड़की से थोड़ी रोशनी में रिया दिखाई दी। विवेक तेजी से उस ओर बढ़ने लगा। तभी चौकीदार पीछे से रुकते हुए बोला, साहब 5 मिनट रुक जाइए। मैंने गुनिया को बुलावा भेज दिया था, अभी आता ही होगा। वो गांव का सिद्ध तांत्रिक है। मैडम पर चुड़ैल हावी हो गई है। मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ अभी। विवेक तेज कदमों से चलने लगा। अकेला बाहर रुककर क्या करूँगा, ये सोचकर चौकीदार भी डरते हुए विवेक के साथ साथ चल दिया। अंदर पहुंचकर विवेक अपनी पत्नी को पुकारने लगा, रिया, रिया, तुम ठीक तो हो ना? चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च सिर्फ एक सीध में ही रोशनी कर पा रही थी।
जिस कमरे में उन्होंने अपनी पत्नी रिया को देखा था अब वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक मोमबत्ती दिखाई दी जो हाल ही में बुझने की वजह से धुआं छोड़ रही थी। उसी कमरे से लगे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वे उस ओर बड़े ही थे, तभी पीछे खड़ा चौकीदार चिल्लाया, साहब वो रही मैडम हॉल में, पर्दे के पीछे। हड़बड़ी में विवेक पीछे मुड़ा तो टॉर्च दीवार से टकरा गई और नीचे गिरकर टिमटिमाने लगी। साला इस टॉर्च को भी अभी खराब होना था। विवेक मन ही मन झल्लाते हुए टॉर्च थपथपाने लगा। जलती बुझती रोशनी के बीच विवेक ने पर्दे के पीछे छिपी रिया को पकड़ना चाहा, लेकिन वो बिजली की फुर्ती से भागने लगी। विवेक पीछे से सिर्फ रिया की साड़ी का पल्लू ही पकड़ पाया, लेकिन वो भी उसने झटक कर छुड़ा लिया और देखते ही देखते अंधेरे में उसकी पत्नी कहीं खो गई। विवेक पैर पटक कर खिसियाते हुए वहीं खड़ा हो गया। चौकीदार मोबाइल टॉर्च घुमाते हुए बोला, देखा साहब, मैडम कितनी फुर्तीली हो गई हैं। ये सब उस चुड़ैल का असर है। हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। विवेक के चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। चौकीदार बाहर झांकते हुए बोला, चिंता ना करो साहब, अब तो सुबह हो गई है। अभी सोचते हैं आगे क्या करना है। करना क्या है, पहले पुलिस थाने चलते हैं। पता नहीं रिया को क्या हो गया है, फिर कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। दुख से विवेक का गला भर आया। वे दोनों रेस्ट हाउस के बाहर आ गए। दूर से उन्हें तांत्रिक आता दिखाई दिया। काले कपड़े, बड़े बड़े बाल और गले में छोटी बड़ी कई मालाएं। शरीर से थोड़ा नाटा किंतु काफ़ी स्थूल था। वो साहब को तो पहचानता नहीं था, इसलिए चौकीदार से बुलाने की वजह पूछी। चौकीदार ने भी तांत्रिक को एक बार में ही रेस्ट हाउस में मैडम के गायब होने की घटना सुना दी। तांत्रिक कुछ कहता इससे पहले ही घर के दरवाजे से रिया आती दिखाई दी। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किंतु चौकीदार और तांत्रिक के चेहरे पर संशय बाकी था। रिया पास आकर हैरानी से पूछने लगी, इतनी सुबह सुबह आप बाहर क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड तुम मिल गई। विवेक बहुत खुश था, फिर थोड़ा गुस्से में बोला, कमाल करती हो तुम, बगैर बताए कहीं भी चली जाती हो। और तुम इस भूतिया रेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? भूतिया रेस्ट हाउस? रिया चौंकते हुए बोली, फिर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। चौकीदार ने साहब के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साहब चिल्लाकर मत बोलिए, मैडम अब आपकी पत्नी नहीं है, उनके अंदर उस लड़की की आत्मा है। गुनिया, तांत्रिक को अपना काम करने दीजिए। तांत्रिक ने आंख बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, मैडम के ऊपर कोई चुड़ैल का साया नहीं है, वो ठीक है। चौकीदार आश्चर्य हुआ। गुनिया तांत्रिक से पूछा, क्या बात करती हो महाराज, भला ये कैसे हो सकता है? गांव की कोई भी स्त्री इस रेस्ट हाउस के नज़दीक से गुजर जाए तो चुड़ैल उससे शिकार बना लेती है। और फिर मैडम? तांत्रिक ने चौकीदार की बात काटते हुए कहा, वही तो हम कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतों को ही वो चुड़ैल अपना दुश्मन समझती है, जो उसकी मौत की वजह बनी थी। इतना कहकर तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाता चला गया। चलो एक बात तो साफ हो गई, रेस्ट हाउस से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। चौकीदार खुश होकर बोला और अपने घर चला गया। विवेक अपनी पत्नी के साथ वहीं बरामदे में बैठ गया। अखबार पढ़ते हुए भी विवेक की नज़र बार बार उस रेस्ट हाउस पर ही जा रही थी। रात वाली घटना को वो भूल नहीं पा रहा था। भूत, चुड़ैल, लड़की, मौत, ये सब क्या है? रिया ने थोड़ा घबरा कर विवेक की ओर देखते हुए पूछा। अखबार टेबल पर पटकते हुए उल्टा विवेक ने ही उससे पूछा, वो सब बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात वहाँ करने क्या गई थी? सुबह 4-5 बजे का समय रात नहीं कहलाता। और सुनना ही चाहते हो तो सुनिए जनाब, मैं वहाँ टॉयलेट के लिए जाती थी और 3 दिन से रोज़ जा रही हूँ। वहाँ की बाथरूम यहाँ की तरह टूटी फूटी नहीं है। टॉयलेट? विवेक हैरान रह गया। जब तक आप सोकर उठते थे मैं नहाकर फ्रेश होकर आ जाया करती थी। अपने इस खंडेर मकान से तो लाख गुना अच्छा है वो रेस्ट हाउस। रिया ने विवेक को बताया कि पहले दिन उसके ऑफिस जाने के बाद वो घूमते हुए उस रेस्ट हाउस में गई थी और अच्छी तरह से जांच परख लिया था। उसके बाद अक्सर बगल का छोटा गेट खोलकर वो वहाँ चली जाती थी। इस बात का इतना बड़ा तमाशा बनेगा उसने सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए,
अब उसने विवेक के सामने अपने कान पकड़ लिए। विवेक हंसते हुए बोला, माफ़ तो तुम्हें करूँगा नहीं, आखिर तुमने भी डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले पर्दे के पीछे छुप गई और फिर मुझसे साड़ी का पल्लू छुड़ाकर यहाँ भाग गई। साड़ी का पल्लू? अब आप मुझे डरा रहे हो। मैंने तो गाउन पहना है। और हम दोनों रेस्ट हाउस के अंदर कब मिले? भला मैं क्यों आपको देखकर भागने लगी? रिया ने डरते हुए पूछा। विवेक मन ही मन सोचने लगा, फिर पर्दे के पीछे वो कौन थी जिसके पीछे वो भाग रहा था? भागते समय उसकी साड़ी का एक सिरा भी उनके हाथ में आ गया था। सोचते हुए विवेक के चेहरे पर पसीना झलक आया। क्या हुआ आपको? क्या सचमुच रेस्ट हाउस में भूत रहते हैं? आपने कुछ देखा वहाँ? रिया ने डरते हुए पूछा। उसकी नज़र अपनी हथेली पर गई। उस फफोले हो गए थे जैसे आग से जले जाने पर होते हैं। इसी हाथ से विवेक ने साड़ी को पकड़ा था। उसने जल्दी से अखबार से हाथ छिपा लिया। वो मुस्कुराया और गंभीर माहौल को सामान्य करते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हें डराने के लिए सिर्फ मजाक कर रहा था। गांव वाले फिजूल की ही भूत प्रेत की अफवाहें फैलाते रहते हैं। उस दिन दोनों शहर चले गए। विवेक ने रिया को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दिया। कह दिया, कुछ दिनों की बात है, मकान तुम्हारे रहने लायक हो जाए फिर तुम्हें लेने आऊँगा। वैसे भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो खुद एकांत और सुकून चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मानसी और अंशु छत पर खड़े थे। शाम का समय था। अभी नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने ही गुजरे थे। उनका छोटा भाई साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। 8 साल का सनी सड़क पर चक्कर लगाता हुआ चिल्ला रहा था, दीदी मुझे देखो। मानसी और अंशु, जो उससे उम्र में 3 और 4 साल बड़ी थी, जब भी सनी घर के पास से गुजरता और चिल्लाता हुआ निकलता, मानसी और अंशु दोनों खिलखिलाकर हंसते। अभी उन दोनों की दोस्ती मोहल्ले की और लड़कियों से नहीं हुई थी। दूर से पापा भी स्कूटर से ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहे थे। मनोज जी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए 6 बजे तक घर आ ही जाते थे। उनके आते ही उनकी पत्नी दुर्गावती चाय बना देती और अंशु और मानसी भी पापा को आते देख छत से नीचे आ गई। दुर्गावती चाय बनाने में व्यस्त हो गई। सनी को भी पता था कि पापा आ गए हैं। उनका स्कूटर जो उसने देख लिया था, और उसे भी ये पता था कि मम्मी चाय के साथ ज़रूर कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनाएंगी। इसी लालच में सभी बच्चे जब पापा आते तब घर पहुंच ही जाते। इसी बहाने सभी लोग साथ में चाय नाश्ता करते। उसके पश्चात दुर्गावती खाना बनाने में जुट जाती और बच्चे पढ़ाई में। अंशु और मानसी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी। 12 साल की अंशु और 11 साल की मानसी आपस में बहनें कम और सहेलियां ज़्यादा थी। दोनों की आपस में बनती थी। लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। मनोज जी ने अभी 3 महीने पहले ही किराए से मकान लिया था, क्योंकि उनका कार्यालय यहाँ से नज़दीक था। इस इलाके में काफ़ी सारे खाली प्लॉट पड़े थे, जिनमें से कुछ पर मकान बनने का कार्य चालू था। कई बार रात में बड़ा सुनसान और सन्नाटा सा प्रतीत होता था। मोहल्ले के बच्चे भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं खेलते थे। सख्त हिदायत थी कि 6:30 तक घर के अंदर सभी बच्चे आ जाएं। अंशु और मानसी की दोस्ती पास में रहने वाली नीरू से हो गई। अब उनका भी मन यहाँ पर लग गया था। शाम होते ही नीरू उनके यहाँ आ जाती और तीनों मिलकर खेलती। 2 रूम, एक किचन और एक छोटा सा पोर्च, जिसमें पिछला हिस्सा खुला था, वहाँ पर टॉयलेट बना था। अगर किसी को रात में टॉयलेट जाना होता तो खुले पोर्च में से गुजर कर जाना होता। अंदर के रूम में सनी और मम्मी पापा सोते थे और बाहर एक दीवान पर अंशु और मानसी सोया करते थे। 3 महीने तो गुजर चुके थे इस नए घर में, पर यह रात थोड़ी अलग थी। करीबन 10 बजे तक सभी लोग सो जाया करते थे।
अंशु का स्कूल का समय दोपहर 12 बजे का था और मानसी का स्कूल सुबह का था, तो वे लोग 5:30 बजे उठ जाते थे। मनोज जी भी दफ्तर के लिए 8:30 तक निकल जाते थे। सनी का स्कूल दिन का था, इसलिए वो आराम से उठता था। अंशु और मानसी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। अभी सोए हुए उन्हें 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि कमरों की लाइट बंद हो गई। अचानक थोड़ी देर बाद चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाज़ें आने लगी। मानसी की नींद खुली पर आंखें बंद थी। उसने सोचा मम्मी के करवट बदलने के कारण चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आ रही होगी, पर चूड़ियों की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कमरे में कोई घूम रहा हो। आवाज़ पहले तेज होती, फिर धीरे हो जाती, जैसे कोई दूर से पास आ रहा हो, फिर पास से दूर जा रहा हो। अब तो मानसी की हालत ख़राब हो गई। पहले उसे लगा ऊपर पंखा जो चल रहा है उसी में से कुछ आवाज़ आ रही है, पर जब उसे ये पता चला कि अभी तो ठंड के दिन है, मैंने रजाई ले रखी है और पंखा तो बंद है, मम्मी इतनी देर तक चूड़ियाँ क्यों खनकाएगी, ये सोचकर तो मानसी के रोंगटे खड़े हो गए। सांस तेज तेज चलने लगी, पर कमरे में चूड़ियों के खनकने की आवाज़ और ये आभास कि कोई पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, इन सभी ने मानसी को भयभीत कर दिया। अब मानसी की परीक्षा की घड़ी थी। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बिस्तर के पास ही खड़ा है और उसके कानों में चूड़ियों को खनका रहा है, और इतनी तेज़ तेज़ चूड़ियों की खनकने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अब मानसी समझ चुकी थी ये कुछ और बला है। क्या है पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं है। कौन है ये? क्या ये भूत या भूतनी है? अब तक तो केवल टीवी और कहानियों में ही भूतहा कहानियाँ पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसे अनुभव से मानसी पहली बार गुजर रही थी। जैसे ही चूड़ियों के खनकने की आवाज़ थोड़ी कम हुई, मानसी उल्टा लेट गई और मन ही मन भगवान के नाम का जाप करने लगी। उस उम्र में उसे कोई मंत्र भी याद नहीं था, बस राम नाम का जाप वो रट रही थी। कभी हनुमान जी तो कभी राम जी का जाप वो डर के मारे करने लगी थी। उसने फिल्मों में देख रखा था कि भूत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस बात से वो और पसीना पसीना हो गई थी। उसे लग रहा था कि अंशु कितनी भाग्यशाली है कि वो सो रही है और एक मैं हूँ जो इस बला से जूझ रही है। ये सोचते सोचते मानसी ने सारी रजाई अंशु से खींच ली और अंशु बिना रजाई के सीधी पड़ी हुई थी। जब आवाज़ दूर हो गई तब मानसी ने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखा नहीं। दूर कुछ सफ़ेद दिखा, पर स्पष्ट नहीं था। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि वो कोई भूत था, पर कोई तो था या कोई तो थी, ये कहना उचित है। फिर उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। ये चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें लगभग 2 घंटे चली। मानसी का गला सूख चुका था। फिर जाने कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। मानसी का स्कूल सुबह का था। वो जल्दी तैयार हुई और रात की बात बिल्कुल भूल गई। उसे कुछ भी याद नहीं आया। वो रोज़ की तरह नियमित तैयार होकर स्कूल चले गई। अंशु का स्कूल दोपहर का था। वो लगभग 11:30 बजे घर से निकल चुकी थी जब मानसी दिन में लगभग 2 बजे घर आई, और जैसे ही उस रूम में गई उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। उसने मम्मी को अपने भाई सनी को रात में घटी इस डरावनी घटना का वृतांत बताया। यह सुनकर मम्मी भी चौंक पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और मानसी को कहने लगी कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं। पर मानसी के बार बार कहने पर दुर्गावती को विश्वास होने लगा। दुर्गावती दुर्गा जी की भक्त थी। उन्होंने उसी समय पूरा कमरा धोकर माता रानी का चित्र लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया ताकि यहाँ से भूत बाधा दूर हो। जब पाठ खत्म हुआ तब स्कूल से अंशु भी आ गई। उसने पूछा ये क्या हो रहा है। तब उसे भी रात की सारी घटना मानसी ने बताई। तब अंशु ने कहा कि मैंने भी इस घटना को महसूस किया, पर मैंने भी आंखें बंद रखी थी तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा, और डर इतना लग रहा था कि हिम्मत नहीं थी कि आंख खोलकर देखा जाए। मैंने भी 2 घंटे तक उस चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनी और जानबूझकर किए जा रहे ताकि मैं उठ जाऊं। तब मानसी ने कहा कि तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया।
तब अंशु बोली, अच्छा मेरी तो जान ही निकल गई थी, तूने क्यों नहीं मुझे उठाया? मानसी बोली, अच्छा तो तुम भी जाग रही थी दीदी। दोनों की बात सुनकर उनकी माँ थोड़ी चिंतित हुई और आसपास लोगों से इस बारे में बात की। तब कई लोगों ने जानकारी दी कि यह स्थान पहले शमशान था, यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे। पर समय के साथ यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई और मकान बनने लगे। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ की हवाओं की जद में कुछ इस तरह की रूहें भी शामिल हैं। ये सुनकर तो दुर्गावती जी के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मनोज जी के आते ही घर में पूजा पाठ करने का निश्चय किया। कई आसपास के लोगों ने भी स्वीकार किया कि उन्हें भी इस तरह के कई अनुभव हो चुके हैं, परंतु किसी को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची है। फिर भी बच्चे तो डरेंगे ही। तब से अंशु, मानसी सभी तीनों बहुत धार्मिक बन गए और पूजा पाठ करने लगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रीना के भाई आशीष का दोस्त रवि आया हुआ था। रीना की माँ ने रवि से कहा, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। थोड़ी देर रवि रुक गया। शाम के 8:30 हो रहे होंगे। टीवी चल रहा था, कोई डरावना सीरियल आ रहा था, लोग देख रहे थे। इतने में आशीष ने कहा, मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, ये भूत वूत कुछ होते भी हैं या नहीं। आशीष से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो रवि ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन तुम डर जाओगे क्योंकि मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। वो झूठ नहीं बोलते, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। वो भूत में विश्वास भी नहीं करते थे। वो भी यही कहते थे कि कोई भूत नहीं होता, पर उन्हीं ने मुझे जो बताया उस पर तो यकीन करना ही बहुत मुश्किल था। तब उन लोगों ने रवि से उस भूतिया कहानी के बारे में पूछा। रवि ने कहा कि जब मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें घर से दूर जाना पड़ा। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें कॉलेज उसी शहर में नहीं मिला। पढ़ने में तो होनहार थे ही और घर के पहले इंजीनियर वही बने। सभी लोग बहुत खुश थे। कॉलेज के पास ही एक किराए का मकान जिसमें एक रूम और एक किचन था, जो उनके लिए पर्याप्त था, ले लिया गया था। हॉस्टल में रहना उन्हें पसंद नहीं था। अकेले आराम से रहकर पढ़ाई करना चाहते थे। पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी तो पढ़ना भी बहुत पड़ता था। कमरे के ठीक बीच में एक खिड़की थी, वहाँ रोशनी अच्छी आती थी। उन्होंने सोचा यहीं पर टेबल कुर्सी लगा लिया जाए, हवा भी आएगी, रोशनी भी अच्छी रहेगी पढ़ने के लिए। उसी खिड़की के पास टेबल लगाकर कुर्सी पर बैठकर वे पढ़ा करते थे। दूर एक घना पेड़ था, कभी कभी उस पर नज़र पड़ जाती थी। बाहर देखते फिर पढ़ने लगते। आराम से दिन गुजर रहे थे। उसी शहर में एक रिश्तेदार भी थे, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। उन्हीं के यहाँ खाना हो जाता था। एक दिन रात को मेरे पापा उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाकर घर आए। अभी 9 बज रहा था। उन्होंने सोचा थोड़ी देर पढ़ ही लिया जाए, फिर जब थकान होगी तब सो जाएंगे। उसी टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया और खिड़की भी खोल ली। दूर से पेड़ रात में भयानक लग रहे थे। वहाँ कोई रोशनी भी नहीं दिख रही थी, पर यह समझ में आ रहा था कि ये वही वृक्ष है। अचानक पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि कमरे में कोई घूम रहा है। कुछ चलने की आवाज़ें आ रही थी, पर वो पढ़ते रहे। उन्होंने पीछे नज़र घुमाकर नहीं देखा। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाया। उन्हें डर भी नहीं लग रहा था, बस सोच रहे थे कि ये कौन है। पर पीछे मुड़कर देखना उन्हें सही नहीं लग रहा था, या पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं देखा। थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई चला गया हो, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरे कमरे में कीचड़ से सने पैरों के निशान दिखाई दिए। वे चौंक पड़े पर घबराए नहीं। उन्होंने पूरे कमरे में पोछा लगा दिया और सोने चले गए। अब तो आए दिन यही चलता रहा। वे पढ़ने बैठते, खिड़की खोलते। थोड़ी देर बाद कमरे में चलने की आवाज़ आने लगती। जब आवाज़ आनी बंद होती तो पापा पीछे मुड़कर देखते। कीचड़ से सने पैर फिर दिखाई देते हैं। पापा का पढ़ने में मन कैसे लगता था। मैं होता तो फ़ौरन भाग खड़ा होता, पर पापा अपना मन पढ़ाई में लगा देते और ध्यान ही नहीं देते। कई दिनों तक ये चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने वो खिड़की बंद कर दी और उसे खोला नहीं।
उस दिन शांति बनी रही। उस दिन उनके कमरे में कोई नहीं आया। ये सब बात उन्होंने मेरे दादाजी को बता दी। उन्होंने तुरंत घर बदलने की बात अपने रिश्तेदार से कही और उसी दिन उनके रिश्तेदार ने घर बदलवा दिया। पर मुझे लगता है मेरे पापा जैसे हिम्मती बहुत ही कम लोग होते हैं। ये सुनकर रीना और आशीष डर गए थे। बारिश कम हो गई थी। रीना की मम्मी ने रवि को खाना खिलाकर ही भेजा। रवि फिर घर चला गया। रात भर रीना और आशीष इसी बात पर चर्चा करते रहे और अंकल की बहादुरी की दाद देते रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। विनय अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। मम्मी खाना बना रही थी और उसका छोटा भाई अपना होमवर्क कर रहा था और बार बार विनय से पूछ रहा था, भैया ये सवाल बता दीजिए। विनय कभी टीवी देखता, कभी अपने छोटे भाई चिंटू को होमवर्क करवाता। तभी मम्मी ने जाकर दोनों भाइयों को प्लेट में पकोड़े पका कर दिए। चिंटू पकोड़ा खाते खाते दौड़ लगाकर गैलरी में चला गया। विनय भी पकोड़े खाते खाते टीवी देख रहा था। विनय का एक बड़ा भाई राघव था, वो ज्योतिष जानता था। तभी विनय को अचानक लगा कि चिंटू की प्लेट के पास एक आदमी बैठा है और पकोड़े खा रहा है। उसने उससे कहा, कहाँ से आए हो, कैसे घुस गए घर में। तभी चिंटू दौड़ लगाकर आया और अपनी प्लेट में से एक पकोड़ा उठा लिया। तब विनय ने कहा, देख चिंटू, ये आदमी तेरे पकोड़े खा रहा था। तब चिंटू ने कहा, भैया यहाँ तो कोई नहीं है, और वो चुपचाप बैठ गया। विनय को वो आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन चिंटू को नहीं। तभी विनय ने अपनी माँ को भी आवाज़ दी और कहा, देखो माँ, ये आदमी पकोड़े खा रहा है और चिंटू को दिख ही नहीं रहा है। पर माँ को भी वो आदमी नज़र नहीं आया और थोड़ी देर बाद विनय को भी वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग हैरान थे कि विनय को वो आदमी दिखाई दे रहा है। तभी राघव घर में आया। उसने भी विनय से कहा कि लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। मुझे भी वो आदमी दिख रहा था और इन लोगों को नहीं। पर एक बात है कि वो गया कहाँ से? दरवाज़ा तो बंद था और अचानक इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? तब राघव ने उसे मजाक में कहा, अरे भूत देखा होगा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो भी घूमते रहते हैं और कभी कभी दिख जाते हैं। विनय भी हंसने लगा, पर ये तो पहली बार था। अब तो अक्सर ही विनय को घर में कोई ना कोई दिखने लगा। और घर ही नहीं, एक दिन जब वो कॉलेज में बेंच पर अपने दो दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसको अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा, कॉलेज में ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया। उसने अपने दोस्तों को कहा, चलो उस बूढ़े आदमी से पूछें, वो भी क्या यहाँ पढ़ने आया है। तब उसके दोस्तों ने कहा कि कौन सा बूढ़ा आदमी, हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अब तो विनय को लगा कि सब शायद उसका मजाक बना रहे हैं। उसने फिर से कहा, अरे सामने उस पेड़ के पास वो आदमी नहीं दिख रहा तुम्हें? सब चौंक पड़े, बोले, नहीं यार विनय, सच में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पता कहाँ, पर हमें नहीं दिख रहा। विनय उनका हाथ पकड़कर उस ओर जाने लगा जहाँ पर वो आदमी खड़ा था। पर अचानक ही वो बूढ़ा आदमी नज़रों से ओझल हो गया। तब तो विनय अपने आप पर शक करने लगा। उसको लगने लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। विनय का कॉलेज पूरा हो चुका था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वो एक होटल में कमरा लेकर ठहर गया, पर रात को ना जाने वो सो नहीं पाया। एक बेचैनी सी उसके दिमाग में थी। लग रहा था कि कमरे में कोई है। उसने सोने की बहुत कोशिश की, पर कहीं ना कहीं उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई कुछ धीमे धीमे कह रहा हो। फिर उसे एक साया दिखाई दिया, पर स्पष्ट नहीं था। अब तो विनय ने होटल के मैनेजर को फ़ोन लगाकर कमरा बदलने को कहा। मैनेजर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? विनय ने कहा, पता नहीं, लग रहा है जैसे कमरे में कोई है, बेचैनी बहुत लग रही है। तभी मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को बुलाकर थोड़ा गुस्से होते हुए कहा, ये रूम क्यों दिया गया है? उस एम्प्लॉय ने जवाब दिया, सर पहले भी कई लोग यहाँ पर ठहरे हैं, तब तो सब ठीक ठाक ही था। खैर, विनय का रूम बदल दिया गया। अगले दिन उसने एक वेटर से पूछा, तो वेटर ने कहा कि उस रूम में किसी आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। ये सुनकर विनय घबरा गया। मन ही मन सोचा, बाल बाल बचे।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। भरी दोपहरी में भी ये औरत पता नहीं क्यों आराम ना करके टहलती रहती है। सामने वाले काका के खेत में रोज ही दोपहर में दिखती है मुझे। मैं कई बार बोली उसे उधर खेत में सांप कीड़े मकोड़े होते हैं, मत जाया करो, पर मुझे ही बच्चा बोलकर भगा देते हैं। मरकर भी चैन नहीं है इसे। हाँ, सही समझा, वो मर चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही तो 13वीं हुई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो अब भी मुझे उस खेत में दिख जाती है। आज जब मैं स्कूल से घर जा रही थी, फिर से वो मुझे उसी तरह उसी जगह दिखी। मैं दौड़कर उसके घर गई और उसके बेटे से बोली, आपकी मम्मी काका के खेत में है, जल्दी चलो। उसने कहा, बकवास मत कर, तुझे पता भी है कि क्या बोल रही है? मैंने कहा, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, वो वहीं है उसी खेत में। वो दौड़ा दौड़ा काका के खेत पर आया। वो वहीं थी, मिट्टी में सनी हुई, खेत में उगे हुए घास पर खड़ी थी। अपने बेटे को देखकर पहले तो वो चिंगाड़ कर रोई, फिर जैसे वो शांत हुई, अपने बेटे रवि पर टूट पड़ी। इस अचानक से हुए हमले से रवि हैरान हो गया और फिर जी जान लगाकर वहाँ से भागा। भागता हुआ वो अपने घर में जाकर छुप गया और रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी जया उसके पास गई और रोने का कारण पूछा तो रवि कहता है, मैंने माँ को देखा और फिर उसने जो कुछ भी घटा था सब जया को कह दिया। जया हैरान हो कुछ देर चुप हो उसे देखती रही और फिर बोली, क्या हम किसी तांत्रिक ओझा से बात करें? हो सकता है कि वो कोई हल निकाल सके। रवि कहता है, हाँ, ये सही रहेगा। और दोनों निकल गए तांत्रिक की खोज में। सबसे पहले उन्होंने अपने पास पड़ोस में पूछा, फिर पंडित ओझाओं से। उनमें से एक पंडित ने कहा, अपनी माता से बात करके उससे पूछो कि वो क्यों अब तक मुक्त नहीं हो सकी है, कि क्या कोई कमी रह गई थी उनके श्राद्ध में, या फिर कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, और वो क्या जवाब देती है हमें बताओ, हम उस हिसाब से ही कोई काम करेंगे। रवि कहता है, जी बाबा, ऐसा ही होगा। कहकर रवि और जया वहाँ से लौट आए, पर रास्ता भी लंबा था और रात भी थी। अभी कुछ दूरी ही बढ़े थे कि सामने एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, पर उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लगता जैसे वो रवि को ही एकटक घूरे जा रही हो। और वाकई में वो रवि को ही घूर रही थी। और फिर अचानक से वो खड़ी होने लगी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बिल्कुल रवि के आकार की वो होकर रुक गई। रवि और जया उसे देखकर एकदम जड़ हो गए, ना हिल पा रहे थे और ना ही कुछ सोच पा रहे थे। फिर उस बिल्ली ने घिनौना चेहरा बनाना शुरू किया जो बिल्कुल जला हुआ था। धीरे धीरे वो एक इंसानी शरीर में बदलने लगी जो एक औरत सा दिखता था। और अब एक जली हुई शक्ल वाली औरत दोनों के सामने खड़ी उन्हें एकटक घूरे जा रही थी। अनायास ही रवि के मुंह से शब्द फूटा, माँ। रवि का बोलना था और बस वो औरत राख की तरह बिखरने लगी और हवा में गायब हो गई। रवि और रोने लगा, आखिर ये सब क्या हो गया? क्यों माँ को मुक्ति नहीं मिल पाई? जया, हमने कहाँ गलती कर दी? रवि को रोता देख जया भी रोने लगी। फिर हिम्मत करके बोली, अभी रोने से पहले ये ज़रूरी है कि हम माँ को मुक्त कैसे करें। इसलिए घर चलो, अभी आराम करके कल देखते हैं कि क्या करना है। अगले दिन दोपहर में रवि उसी काका के खेत में बैठा था। वो माँ का इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी देर बाद भी जब माँ वहाँ नहीं दिखी तो वो आपस में आने लगे और चलते हुए उसे महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वो मुड़ा, उसके होश फाख्ता हो गया। सामने उसकी माँ भयानक चुड़ैल के रूप में हवा में उल्टा लटक रही थी। उसे देखते ही रवि भर भर कर ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुन आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रवि बेहोश हो चुका था। तब तक होश आने पर भी वो सदमे में था, ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था। उसे बस
एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। और तभी सामने से गुरु रमाकांत जी आते हुए दिखे। वो बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर थे, जिन्होंने ऐसे भूत प्रेत वाली गुत्थियों को कई बार सुलझाया था। उन्हें देखते ही रवि उठा और गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी ने रवि को उठाया और कहा, रो नहीं, और जो कुछ भी हुआ हो वो सब विस्तार से बताओ। रवि ने जो कुछ भी हुआ था सब कुछ गुरुजी को बताया, जिसे सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या तुमने सारे दाह कर्म सही से पूरा किया था? उनकी 13वीं के सारे रस्म सिलसिलेवार किया था, जैसे कि मनुष्य के मरणोपरांत करते हैं? रवि कहता है, जी गुरुजी, मैंने सब किया था। गुरुजी कहते हैं, फिर तो तुमने सारे क्रियाकर्म शमशान में ही किया होगा। रवि एक टक गुरुजी को देखता रहा, फिर बोला, जी नहीं, मैंने माँ के दाह संस्कार बांस के बगीचे में किए और काका के खेत में। गुरुजी कहा, यही तो सबसे बड़ा पाप कर गई तुम। बस मिट्टी में कभी भूल कर भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वंश की हानि होती है और मृत व्यक्ति के पुत्र को पितृदोष लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। रवि कहता है, तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? गुरुजी कहते हैं, है तो, पर बहुत मुश्किल है। साथ ही इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रवि कहता है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कोई गलती से भी गलती ना हो, और मेरा भरोसा करे, कोई गलती नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट देता हूँ, तुम वो सब मंगलवार को रखना, और 2 दिन बाद अमावस्या है, उस शाम तुम आश्रम में मिलना। मुझे अमावस की रात को हमें कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे। ध्यान रहे, ये अनुष्ठान रात 12 बजे के बाद ही शुरू होगी, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना उसे भी अनुष्ठान में शामिल होना होगा। रवि कहता है, जी गुरुजी, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहता हुआ रवि वापस घर आ गया। रवि के घर पहुंचते ही जया ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, यूं ही बिना बताए कहाँ चले गए थे, और इतना परेशान क्यों हो? सब तो ठीक है ना? इस मुसीबत का कोई हल मिला क्या? रवि कहता है, मिला तो, पर मुसीबत का हल मिलना और मुसीबत हल होने में बहुत फ़र्क है, और अभी तो हल की शुरुआत भी नहीं हुई है। खैर, मुझे एक थैला दो, कुछ ज़रूरी के सामान लाना है। जया कहती है, सामान? कैसा सामान और किस लिए? रवि कहता है, आज आश्रम के गुरुजी मिले थे, उन्होंने ही कुछ उपाय सोचा है और इसके लिए कुछ आवश्यक सामान चाहिए, बस वही लेने जाना है। रवि सारा सामान लेकर आता है और घर में रख देता है। रात को जैसे तैसे दोनों सोते हैं। नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलती हुई सुबह हुई। जया चाय बनाने के लिए उठते ही पहले किचन में गई, पर जैसे ही किचन में नज़र पड़ी उसकी चीख निकल गई। जया की चीख सुनकर रवि भागता हुआ आया। किचन का नज़ारा किसी का भी दिल दहला देने वाला था। पूरा किचन सड़े गले मांस से बदबू सा महक रहा था। हर तरफ किसी जानवर के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। दीवार पर खून के बड़े बड़े छींटे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नरबक्षी ने किसी बेजुबां के मौत का तांडव मचाया हो। ये सब देखकर जया रवि के कंधे पे ही झूल गई। रवि भी अपनी सांस थामे जया को लेकर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। पहले तो जया को बेड पर लिटाया और वापस किचन में आया। पर ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल, बस अगर कुछ है तो सिर्फ जले हुए लाश की बदबू। रवि एक एक कदम फूक फूक कर रखता हुआ सारे किचन का जायजा ले रहा था। इतना सब देखकर हलक सूख गया था उसका। पानी पीने को वो फ्रिज की तरफ बढ़ा और तभी खूनी लाल आंखें, बिखरे हुए घने काले बाल और भयानक सूरत का एक प्रेत सामने ऐसे खड़ा घूर रहा था जैसे अभी ही रवि को खा जाएगा। उसे सामने खड़ा देख रवि के प्राण सूख रहे थे, पर तभी उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि उससे बात करो, वो यदि चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत हो तो ना, वो तो कैसे मूक बधिर हो गया था। वो प्रेत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके जले हुए शरीर के घाव से गंदा काला खून बह रहा था। वो जोर जोर से सांस लेता हुआ रवि पर झपटा, और तभी जया चीखती हुई आई और रवि को खींचकर किनारे कर लिया, और वो प्रेत चीखता हुआ हवा में कहीं गायब हो गया। डर के मारे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से चिपके रहे। जया बोली, चलो हम कहीं और चलते हैं। रवि इस डर
इस दहशत से कुछ देर ही सही पर दूर तो हों। रवि कहता है, तुम पागल हो जया, हम कहीं भी जाए इससे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। ये साई की तरह हमसे चिपका हुआ है, हम जहाँ होंगे ये वहाँ ही होगा। जया कहती है, ऐसा नहीं है, एक जगह है जहाँ ये कतई नहीं आ सकते। रवि कहता है, और वो कौन सी जगह है? जया कहती है, वो जगह है मंदिर। रवि ने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। अब तो भूख भी लग रही थी, सो दोनों ने सोचा कि पहले होटल में चलकर कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे मंदिर। जया और रवि कार में जा रहे थे। सहसा गाड़ी के सामने एक परछाई सी दिखी जो किसी इंसान की तरह बिल्कुल ही नहीं थी। वो दौड़ा दौड़ा आया और कार के बोनट पर जोर की छलांग लगा दी। गाड़ी एक तेज आवाज़ के साथ हिचकोले गाती हुई बंद हो गई। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। बहुत ज़ोर लगाने के बाद फाइनली गाड़ी चल पड़ी। बेहद तेज़ रफ्तार से बिल्कुल गाड़ी चलने लगी थी। वो साया भी पीछे पीछे आ रहा था। रवि ने कार की स्पीड बढ़ाई और सीधा गुरुजी के आश्रम जाकर कार रोकी। जया ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। एक लंबी गहरी सांस लेकर दोनों आगे बढ़े और गुरुजी से मिलकर उन्हें सब कुछ कह सुनाया। तभी गुरुजी ने कहा, अपने चेले को बुलाया और कहा कि इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। फिर रवि ने कहा, देखो, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है या हो रहा है, जानता हूँ झेलना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें हिम्मत और धैर्य दोनों ही रखने होंगे। पर खैर, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं तुम्हें मिलने आने ही वाला था। रवि कहता है, पर क्यों? तो गुरुजी कहते हैं, क्योंकि कल और परसों अपनी माँ का 2 दिन का पुनः श्राद्ध करना होगा। रवि कहता है, जैसा आप कहें, अब तो सब आपके सहारे ही है। तभी चेला खाना ले आया। जाओ, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। आज रात भर की बात है, जो कुछ सामान लाने को मैंने कहा था, क्या वो सब ले आए सब? रवि कहता है, जी गुरुजी, मैं सब ले आया। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, जाने से पहले मुझे मिल लेना। जया और रवि ने खाना खाया, फिर गुरुजी से मिलने चले गए। गुरुजी ने उन्हें एक दिया दिया और कहा, शाम ढलने के बाद इस दिए को जलाकर घर के बीच में रख देना। जया ने देखा, दिए में सूत जैसी पतली बाती थी, जिसमें ना तेल था और ना घी। उसने गुरुजी से पूछा, इसमें तेल डालना है या घी? गुरुजी कहते हैं, इसमें कुछ नहीं डालना है, ये अभिमंत्रित है और ये सारी रात यूं ही जलता रहेगा। इसके जलने से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। और अभी तुम तैयार रहना, कल सुबह ही इसे शमशान के लिए निकलना है। वहाँ और भी बहुत सी तैयारी करनी होगी। तुम्हारी माँ का पुनः श्राद्ध करना है तुम्हें। रवि उदास हो गया और रोया भी। उसे बहुत ग्लानि हो रहा था, अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था उसे। खैर, घर आने तक शाम ढलने को हो चुकी थी। जया ने दिया जलाया। पहले तो उसने पूरे घर में दिया घुमाया और फिर बीच आंगन में रख दिया। रात गहरी हो चुकी थी और अब तक सब नॉर्मल हो चुका था। रवि और जया दोनों अब कुछ शांत थे। कम से कम ये रात अच्छी बीतने वाली थी। रात के 2 बजे अचानक रवि की नींद खुली। वो उठ बैठा, बगल में देखा तो जया सो रही थी। उसने सोचा, चलकर देखूं जरा दीप जल रहा है या नहीं। देखा तो हवा में झूमता हुआ दीपक मंद मंद जल रहा था। बाहरी खिड़की के पास कोई खड़ा था। इस वक्त कौन हो सकता है? रवि ने सोचा, शायद कोई चोर। हाँ, वही होगा, चलकर देखता हूँ। रवि के आगे बढ़ते ही चोर भी बाहर भागने लगा। उसके पीछे पीछे रवि भी भागा। चोर दौड़कर काका के खेत में घुस गया, पीछे से रवि भी। अचानक उसकी किसी चीज़ से टक्कर हुई और रवि गिर गया। उसे घुटने में जोर से लग गई थी और वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा है। रवि ने सोचा, हो ना हो ये वही चोर होगा जो थक कर यहाँ बैठकर सुस्ता रहा हो। रवि मुड़ता हुआ उससे पूछा, क्यों, थक गए तुम? रवि बोलता बोलता हकला गया। उसके बगल में कोई चोर नहीं बल्कि चुड़ैल बैठी थी। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया के सीधा रवि का गला पकड़ लिया। वो जितना छुड़ाने की कोशिश करता, चुड़ैल अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती। रवि का चेहरा लाल हो चुका था। वो छटपटा रहा था। उसे अपना दम घुटता सा लग रहा था।
वो अब बस बेहोश हो रहा था कि तभी उसे याद आया कि इसी प्लेट पर एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे पास पड़ोस के लोगों ने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को गड़ा रखा है और रोज़ उनकी पूजा करते हैं। बस रवि ने सोचा कि किसी तरह से मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बच सकता हूँ। इतना सोचना था कि रवि के अंदर जाने कहाँ से बिजली सी फुर्ती आ गई। उसने चुड़ैल को पूरी ताकत से धक्का दिया और उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे वो पेड़ दिख गया। वो दौड़कर उधर को लपका। पेड़ के नीचे पहुंचकर हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया और उन पर चढ़े हुए सिंदूर को अपने दोनों हाथों में पोंछ लिया। मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं चक्कर काट रही थी। रवि दौड़ता हुआ गया और सिंदूर लगे हाथों से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ का सिंदूर उसके माथे पर रगड़ने लगा। चुड़ैल के जहाँ जहाँ सिंदूर लगा था वहाँ वहाँ से वो जलने लगी थी। उसके बाल जलने लगे थे। वो दर्दनाक चिल्ला रही थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह आग के लपेट में थी। बस अब वो खत्म होने वाली थी, पर कुछ था जो बच रहा था। कोई सफ़ेद चमकीला सा साया। कुछ ही देर में वो पूरा जल गई। उसके जलने की राख तक नहीं बची, पर कुछ तो बचा था। उस सफ़ेद रोशनी की चमक धीरे धीरे से कम हो रही थी और फिर एक चेहरा उभरा। रवि की माँ ममता का चेहरा। रवि अपनी माँ को देखते बरस पड़ा और बोला, ये सब क्या है माँ, और क्यों? तुम मुक्त नहीं हुई, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मेरी गलती है और सज़ा का भी हकदार हूँ मैं, पर क्या इस तरह जैसे आप दे रही हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्राद्ध के बाद भी ये सब ठीक होगा या नहीं। ममता कहती है, शांत हो जाओ बेटा, तेरी गलती तो बस इतनी सी है कि तूने मेरा दाह संस्कार बस मिट्टी में किया, पर इससे मैं चुड़ैल नहीं बनती, बस भटकती रह जाती। मेरे चुड़ैल बनने का कारण कुछ और है, और वो है मेरी अस्थियों का गलत इस्तेमाल किया जाना। रवि कहता है, क्या? वो अचानक से चौंकते हुए बोला। तभी उसकी माँ ममता कहती है, हाँ रवि, हमारे बांस बागान के पीछे वो जो कजरी रहती है ना, वो एक डायन है। उस रात को जब तुम सब वापस आ गए थे, तब तुम लोगों के जाने के बाद वो आई थी और मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा ले गई। उससे कुछ जादू टोना करने लगी और मुझे यानी मेरी रूह को अपने बस में करने में लग गई। जिस तरह से तुमने मेरा श्राद्ध क्रिया किया था, मैं मुक्त हो सकती थी, मगर उस डायन ने श्राद्ध में भी कुछ टोटके आजमाए थे और आखिरी दिन 13वीं को आखिर में उसकी कैद में फंस गई और तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रवि कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो कल गुरुजी से मिलकर आपका पुनः श्राद्ध करूँगा ताकि आपको मुक्ति मिल जाए और आप मोक्ष प्राप्त करो। ममता कहती है, वो तो ठीक है, पर वहाँ केवल मैं ही कैद नहीं हूँ, मेरी जैसी और भी कई आत्माएं हैं जो वहाँ कैद हैं, जिन्हें सालों से मुक्ति नहीं मिली है। वे भी इसी शाप को झेल रही हैं, न जाने कब से और कब तक झेलेंगे। रवि कहता है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ आइडिया हो तो बताओ। तभी उसकी माँ की आत्मा कहती है, वो सब गुरुजी को पता है, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैं चलती हूँ, सुबह हो गई है, तू भी घर जा। जया उठी और तू नहीं होगा, वो परेशान हो जाएगी। रवि कहता है, ठीक है, और वो चला गया। तभी ममता कहती है, एक और बात रवि, आज अमावस की रात है। आज रात को भी पान गली चौराहे पर कुछ टोने टोटके करने वाली है वो। अगर तू उसे रोक पाए और उसकी सच्चाई मोहल्ले वालों के सामने ले आए तो कुछ बात बन सकती है। रवि कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। रवि घर आ जाता है। आंगन में आकर देखता है दिया अब बुझ चुका था। कमरे में जया अब तक सो रही थी। रवि भी बगल में जाकर लेट गया। भोर हो चुकी थी। जया ने रवि और गुरुजी के शमशान जाने और श्राद्ध के उपयोग के सारी चीज़ें तैयार कर दी। थोड़ी देर में रवि भी उठ गया और गुरुजी को कॉल किया। उधर गुरुजी भी पूरी तैयारी में थे। रवि की कॉल देखी तो झट से पिक किया। रवि कहता है, गुरुजी कल रात को, और एक एक कर सब कुछ गुरुजी को बताता गया। गुरुजी कहते हैं, तो फिर क्या सोचा है तुमने? रवि कहता है, मैं कजरी का पर्दाफाश करके रहूँगा, चाहे जो हो मैं देख लूँगा। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ आगे, पर फिलहाल के लिए हमें और भी काम है, जल्द से जल्द शमशान पहुँचना होगा। रवि कहता है, जी गुरुजी। और फिर रवि जया से कहता है कि सुनो जया,
हमारे आसपास के जितने भी गली मोहल्ले के लोग हैं सबसे कह देना कि आज रात 12 बजे पान गली चौराहे पर कुछ पूजा प्रोग्राम होने वाला है। वो लोग ज़रूर आएँ और हाँ, चुपचाप आएँ, किसी को भी कानो कान खबर ना हो, ऐसा बताना, ठीक है। जया कहती है, पर ऐसा क्यों, कुछ हुआ है क्या? रवि कहता है, नहीं अभी तक नहीं, पर शायद कुछ हो। जया कहती है, पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। तो रवि कहता है, बता दूंगा, अभी देर हो रही है। ठीक है, कह दूंगी। जया कंफ्यूज थी कि क्या है ये सब, वो ऐसे कैसे कह देगी सबको, और क्या पता लोग उस पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। जया खींच रही थी कि कम से कम उसे तो बताता कि क्या बात थी। खैर जो भी हो, अब बोल कर गए हो तो करना ही पड़ा है। इधर शमशान में रवि पूरी तन्मयता से अपनी माँ की श्राद्ध कर रहा था। शाम होने लगी थी, श्राद्ध कर्म भी लगभग पूरा हो चुका था, बस कुछ कुछ ही बाकी रह गया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में सब लगे हुए थे। तैयारी तो नहीं और भी जोर पर बिना शोर के साथ चल रही थी। आखिर कजरी भी तो अमावस्या का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे भी अपने मकसद को आज रात ही अंजाम देना था। शाम अब ढल चुकी थी, आकाश की लालिमा अब स्याह हो गई थी। अचानक ही मोहल्ले में कुछ शोर सा होने लगा। एक ही घर से दो बच्चे जो कि आपस में जुड़वा हैं, काफ़ी देर से मिल नहीं रहे हैं। रो रो कर ढूंढ ढूंढ कर उन बच्चों की माँ की तो हालत एकदम ख़राब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी बच्चे कहीं नहीं मिले। थक हार कर सब घर में बैठे रहे और अपने अपने बच्चों को भी घरों के अंदर कर लिया। रवि सारे कर्म क्रिया करके जब वापस लौटा तो देखा जया अपने दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में थामे बैठी है। रवि कहता है, क्या हुआ जया, ऐसे क्यों बैठी हो? तो जया रवि की बात का जवाब देते हुए कहती है, क्या कहूँ रवि, न जाने अमन नमन दोनों भाई कहाँ चले गए हैं। काफ़ी ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहे। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, आखिर कहाँ चले गए होंगे दोनों। रवि कहता है, बात तो गंभीर है, पर मैं जानता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। जया कहती है, तो फिर बैठी क्यों हो, चलो उन्हें लेकर आते हैं। जया उठकर बाहर निकलने लगती है, पर रवि उसे रोक लेता है और कहता है, रवि पागल मत बनो जया, तुम भी भली बातें जानती हो कि बच्चे कहाँ और किसके पास हैं। रवि जया को कुछ इशारे करते हुए बोलता है, जिसे जया तत्काल समझ जाती है, और फिर हमारा एकदम से वहाँ जाना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। जया ने हामी भरते हुए कहा, तो कम से कम हम अमन और नमन के मम्मी पापा को तो बता ही सकते हैं कि वो लोग कब से परेशान हैं। अगर उन्हें पता रहेगा तो वो थोड़ा तो निश्चिंत होंगे। रवि कहते हैं, हाँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। आखिर उनका चौराहे पर आना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अमन के घर जाकर उन्हें ढांढस देते हैं और रात के प्रोग्राम में शामिल होने का रिक्वेस्ट भी करते हैं। रात के 11:30 बजे बज जाते हैं। रवि, जया, गुरुजी और उनके कुछ चेले पान गली चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। गुरुजी ने अपने चेले सोहन को एक हवन कुंड तैयार करने को कहा। दूसरा चेला हवन के लिए सामग्री बना रहा था। गुरुजी स्वयं माँ काली की मूर्ति के साथ कुछ कर रहे थे, पर यह सब तो दिखावा था, असली प्लान कुछ और ही था। रवि, जया और कुछ और चेले स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, पर किसी को ये खबर नहीं थी कि दो जोड़ी आंखें छुप कर उन्हें घूर रही थी। हवन शुरू हो गया था, पर अभी तक कोई नहीं आया था। रवि गुस्से से झन्ना रहा था, अभी तक कोई नहीं आया, पता नहीं सब कैसे करूँगा, कैसे होगा उस डायन का पर्दाफाश। रवि ये सब सोच ही रहा था जब सामने से अमन की माँ पारुल और उसके घर वाले आते दिखे। जया जल्दी से गई और उन्हें एक पेड़ की ओट में छिपा दिया और वहीं रहने का बोलकर वापस अपनी जगह लौट आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग भी बढ़ रहे थे। रवि और जया दोनों मिलकर सबको कहीं ना कहीं छुप जाने का बोल वापस अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं। काफ़ी रात हो गई थी, पर कजरी अब तक नहीं आई। रवि को अपना प्लान फ्लॉप होता सा लग रहा था। पेड़ के पीछे छिपे हुए लोग भी परेशान हो रहे थे। रात के 1:30 बज गए थे। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कोई औरत दो बच्चों को रस्सी से जकड़ी हुई थी। उनकी आवाज़ सुनकर पारुल का कलेजा लगा जैसे फट गया था, क्योंकि वो दोनों बच्चे अमन और नमन थे, जिन्हें कचरी ने ज़बरदस्ती दबोचा हुआ था।
तभी गुरुजी का कुछ इशारा हुआ और रवि ने लोगों को अपने पास बुलाया और अपने पीछे आने को कहकर धीरे धीरे बिना आवाज़ किए रो रहे बच्चे की आवाज़ की दिशा में बढ़ता है। सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद रवि रुक जाता है। सब देखते हैं एक बहुत ही भयानक सी औरत पूरे तन पर भस्म लगाकर, गले में मुंडमाला डाले, बालों को लहराए सामने अग्नि जलाकर बैठी हुई कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। अग्नि से उत्पन्न हो रहे लपटों में वो और भी भयंकर दिख रही थी। उसके पास एक बड़ी सी तेज धार वाली हंसुली और मानवीय खोपड़ी, कुछ नींबू और न जाने क्या क्या रखा था। सब लोग अपना दिल थामे उसे एकटक देख रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उस औरत ने एक चाकू लेकर अपनी हथेली पर बड़ा सा कट किया और उस मानव खोपड़ी को अपने खून से नहला दिया। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, वो नारा लगाती हुई दोनों बच्चों की रस्सी निकालकर उन्हें घसीटते हुए अग्नि के सामने पटक देती है। हंसोली उठाती है और शैतान नर बलि स्वीकार करो बोलती हुई एक बच्चे पर झपटती है कि तभी रवि दौड़ता हुआ जाता है और उसे जोर का धक्का देकर उस बच्चे को अपनी तरफ कर लेता है। इतना सब देखकर लोग सकते में आ जाते हैं। कुछ लोग उस औरत को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी गुरुजी भी आ जाते हैं और अग्नि के पास पड़ी शीशियाँ देखकर समझ जाते हैं कि उनमें आत्माएं कैद हैं। इधर लोगों का गुस्सा चरम पर था। लोग उसे पहचान चुके थे कि ये कजरी है और उसके घटिया मानसिकता को भी समझ चुके थे। इसलिए जिसके जो हाथ लग रहा था, ईंट, कंकड़, पत्थर, लकड़ी, चप्पल, जो भी उस पर बरसाए जा रहे थे। लोग उससे मार रहे थे, पर कजरी कुछ भी चिल्ला नहीं रही थी। शायद उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, या शायद उसे अपना अंत स्वीकार कर लिया था। खैर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, इस औरत को जीने का कोई हक नहीं है, इसे इसी पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया जाना चाहिए। पूरी भीड़ ने इसका समर्थन किया, पर जया ने मना कर दिया और सबसे विनती करते हुए बोली कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गुरुजी ने जया का साथ दिया, आनाकानी करते करते, पर सब मान गए और फिर रवि पुलिस को कॉल मिलाने लगा। इधर गुरुजी ने सभी कैद आत्माओं को भी मुक्ति दिलवाई। सुबह हो चुकी थी, पुलिस भी आ गई थी। सब कुछ छानबीन कर लेने के बाद कजरी को वैन में ले जाने लगी, मगर कजरी की हरकतें देखकर लग रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और हुआ भी कुछ ही दिनों बाद पता चला कि कजरी को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है। अब मोहल्ले में सब शांत था। रवि ने अपने घर शांति पूजा रखवाई थी। मोहल्ले के सब लोग आए और रवि के साहस और सूझबूझ की खूब तारीफ की। सबसे ज़्यादा खुश अमन और नमन के माता पिता थे, क्योंकि रवि की वजह से ही उन्हें उनके बच्चे वापस मिले थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।